सेकंड टाइट्रेशंस आ जाती हैं, वो है जी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में क्या होता है, बेसिकली प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। ठीक है। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन जो होती हैं मेनली ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से बनती हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यहाँ पे होता है। तो मेनली प्रेसिपिटेट्स जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं, आपको पता है प्रेसिपिटेट क्या होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड इन अ सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन के अंदर एक्सेस में जो सॉलिड बनता है उसको आप प्रेसिपिटेट कहते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपको पता है कब होते हैं, जब आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मिक्स करते हैं आपस में। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मिक्सअप होते हैं और उनके नतीजे में एक सॉलिड जो होता है वो सेपरेट हो जाता है। मिसाल के तौर पर KCl प्लस AgNO3, तो ये आपको बनाकर दे देगा जी AgCl और पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन है मेनली जो होता है, और इसके नतीजे में हमारे पास प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन जो है, इसका अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं तो सबसे पहले वही काम है जो एसिड बेस टाइट्रेशन में था कि एक ब्यूरेट लेते हैं, ब्यूरेट में आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऐड करते हो। ठीक है। मिसाल के तौर पर AgNO3, हम यूजली प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में AgNO3 को लेते हैं, और प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का सेकंड नाम जो होता है वो अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन भी होता है, और ये PPSC में क्वेश्चन पूछा गया था। अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन, अर्जेंटोमेट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि जो आपके पास अर्जेंटोमेट्री है ये एक लेटिन वर्ड है जो कि डिराइव किया जाता है अर्जेंटम से। अर्जेंटम से, अर्जेंटम का मतलब होता है सिल्वर। अर्जेंटम का मतलब होता है सिल्वर। तो इसमें चूंकि आप सिल्वर यूज करते हो इसलिए इसका नाम पड़ गया है अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशंस। ठीक है, ये लेटिन वर्ड होता है। तो इसके बाद हमारे पास एक फ्लास्क होती है, उसके अंदर आप अननाउन सॉल्यूशन रखते हो जिसकी आपको कंसंट्रेशन मालूम करनी है। तो यहाँ पे एक इंडिकेटर भी आप यूज कर लेते हो, इंडिकेटर भी यूज हो जाता है, और फार्मूला वही आपको पता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2 की मदद से आप टाइट्रेशन के बाद कंसंट्रेशन जो होती है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी टाइप्स हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस की। तो पहली जो इसकी टाइप होती है वो है मोहर्स मेथड। मोहर्स मेथड हम देखते हैं जी, मोहर्स मेथड क्या होता है। ये जो मेथड है मोहर मेथड, इसकी थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेनली सिर्फ दो आयंस की कंसंट्रेशन पता चल सकती है, या तो क्लोराइड की या ब्रोमाइड की। तो यहाँ पे दो जो आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन आप मालूम कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे आप आयोडाइड की कंसंट्रेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आयोडाइड जो होता है ये कलर्ड प्रेसिपिटेट बनाता है, कलर्ड प्रेसिपिटेट बनाता है। और आपको पता है इंडिकेटर ने भी कलर चेंज करना होता है, इंडिकेटर भी कलर देगा, तो ये कलर की मिक्सिंग हो जाएगी जिससे हमें एक्यूरेटली एंड पॉइंट जो है वो मालूम नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो ये आपके पास मोहर मेथड है, इसमें आप यूज करते हो AgNO3 को एज अ टाइट्रेंट, AgNO3 एज अ टाइट्रेंट यूज करते हो। अब टाइट्रेंट वो चीज होती है जिसको आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मान लेते हो। तो यहाँ पर काम कोई नहीं, आपने कंसंट्रेशन फाइंड करनी क्लोराइड की या ब्रोमाइड की, तो सिंपल सा काम है कि आपने ब्यूरेट में ले लिया AgNO3। ठीक है। और नीचे आपने ले लिया लाइक NaCl। आप चाहते हो कि इस NaCl में क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन मालूम कर लें, तो ड्रॉप वाइज जो होगा वो Ag नीचे आएगा, तो Ag रिएक्शन करेगा
Cl के साथ, और आहिस्ता आहिस्ता से प्रेसिपिटेट्स जो होंगे वो बनते जाएंगे। ठीक है। अब ये काम होता है। एक तो यहाँ पे इंडिकेटर कौन सा यूज होता है, तो वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे 5% सोलबल करोमेट यूज होता है, पोटाशियम करोमेट, K2CrO4। ये एज एन इंडिकेटर यूज होता है। और अगर हम बात करें एंड पॉइंट की, तो यहाँ पे एंड पॉइंट कैसे आपने फाइंड करना है, तो आपको वही प्रीवियस बात मैंने बताई हुई है कि सबसे पहले जो जितने आयंस होंगे Cl के, उनके साथ Ag रिएक्शन करेगा। यहाँ पे Cl 50 थे, तो 50 Ag के आयंस होंगे। अब इंडिकेटर भी है साथ में, तो ये तो बन जाएगा AgCl। अब जो जितना भी Cl था सॉल्यूशन के अंदर वो खत्म हो गया। अब देखो बेटा कि जो एक्सेस में एक Ag का ड्रॉप आएगा एक्सेस में, तो वो जो ड्रॉप होगा वो अब रिएक्ट करेगा इंडिकेटर के साथ। इंडिकेटर के साथ उसने रिएक्शन करना है। इंडिकेटर क्या है? CrO4 ⁻² प्लस Ag। Ag जो एक्सेस में आया है, तो अब ये रिएक्शन करेगा, तो इसके नतीजे में जो कलर होगा प्रेसिपिटेट्स का वो चेंज हो जाएगा, रेड पीपीटी बन जाएंगे। तो ये रीजन होती है कि एंड पॉइंट आता है। पहले जो 50-50 था वो इक्विवेलेंस पॉइंट था, अब आया है आपके पास एंड पॉइंट जब कलर चेंज हो जाता है। तो इस मेथड से आपको बाकी तो कैलकुलेशंस आइडिया होंगी कि M1V1 = M2V2, ये तो सारे ही आपको माहिर होंगे, मुझे लगता तो है इसमें आप। ठीक है। ये फार्मूला तो हर बंदे ने यूज किया होता है, तो बाकी कैलकुलेशंस ही होती हैं और इजीली आप कंसंट्रेशन जो है उसकी फाइंड आउट कर देते हैं। ये मेथड है मोहर्स मेथड। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। नंबर 1 लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल सॉल्यूशन में वर्क कर सकता है, एसिडिक या बेसिक में नहीं कर सकता। उसकी रीजन क्या है? अगर ये आपके पास अल्कलाइन मीडियम हो, अल्कलाइन मीडियम होगा बेटा, तो उसमें क्या होगा कि पीएच जो होती है सॉल्यूशन की ग्रेटर देन 10 हो, तो यहाँ पे जो एजी होगा वो रिएक्शन स्टार्ट कर देता है OH के साथ, क्योंकि बेस मौजूद है, तो ये बना देगा AgOH। तो मतलब जो ऊपर से Ag आएगा वो अब OH के साथ भी रिएक्शन करेगा, तो एंड पॉइंट जो होगा वो डिलेड हो जाएगा, और हमें एक्यूरेट जो आइडिया होगा वो नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि ऊपर से Ag का सोल्यूशन ज्यादा यूज हो जाएगा। तो ये एक बेसिक में रीजन होगी। इसके बाद आ जाती सेकंड, एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है कि पीएच जब कम होती है, तो हाइड्रोजन जो है वो रिएक्शन शो करवा देता है CrO4 के साथ। तो जो आपका करोमेट होता है वो ये बन जाता है HCrO4 नेगेटिव। क्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन जो होगी वो सॉल्यूशन के अंदर डिक्रीज कर जाएगी, यानी एंड पॉइंट जो होगा वो अगेन डिलेड हो जाएगा, क्योंकि अब इंडिकेटर जो है वो कंज्यूम हो जाता है हाइड्रोजन के साथ मिलकर। तो एंड पॉइंट जो होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा, लेट हो जाएगा। तो ये दो इसकी मेन फॉल्ट्स थे जिनको हमने आगे रिमूव करना होता है। और रिमूव ये ऐसे ही हो सकते हैं जब आप जस्ट न्यूट्रल मीडियम इसमें ले लें। ठीक है। तो बेटा आप लोग दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें, फर्दर हम इसको स्टडी करते हैं आगे।